हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज अपने इस वीडियो में आपको कक्षा 12 सामान्य हिंदी के कुछ गद्यांश, जो कि बहुत ही चयनित किए हुए गद्यांश परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं, मैं उनके रेखांकित अंश की व्याख्या करना आपको सिखाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी के कुछ चयनित किए हुए महत्वपूर्ण गद्यांश, या आप कह सकते हैं गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। सबसे पहला बच्चों हमारा जो चैप्टर दिया गया है, श्री वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप। इसका पहला जो गद्यांश है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, तो हम आपको पढ़ाए दे रहे हैं। देखिए, इसमें ये जो गद्यांश आता है, तो इसमें पूछा जाता है कि रेखांकित जो पंक्तियां हैं या रेखांकित लाइनें हैं, इनका संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए और पाठ का शीर्षक तथा इसका अर्थ लिखिए। बहुत से अनेकों प्रश्न इस गद्यांश से पूछे जाते हैं। तो रेखांकित जितनी लाइनें हैं उनकी व्याख्या अधिकतर पूछी जाती है। तो बच्चों, हम देखते हैं सबसे पहले हमारा पाठ कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप। अब राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक कौन है? राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कह सकते हैं सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इन्होंने राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध लिखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हम लिखा है, पहला गद्यांश इनका शुरू होता है कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है यह रेखांकित लाइन की, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों शुरुआत से कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अर्थात इन पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्रीयता के विकास हेतु, कह सकते हैं लेखक जो है कहता है, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी, राष्ट्रीयता के विकास हेतु राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि, जो पाठ का शीर्षक कौन सा है, भूमि। ठीक है, तो भूमि के स्वरूप और उसकी उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सचेत रहने तथा भूमि को समृद्ध बनाने पर बल दिया है। ठीक है, किसने दिया है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। किस पर बल दिया है? राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के रूप में उसकी उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सजग रहने के लिए तथा भूमि को समृद्ध बनाने पर बल दिया है। अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं बच्चों। भूमि पर बसने वाला, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित भूभाग, उस पर रहने वाले लोग और उन लोगों की संस्कृति, ये तीनों मिलकर, यानी ये तीनों तत्व ही मिलकर सम्मिलन यानी मिल करके ही राष्ट्र का स्वरूप तैयार करते हैं, था राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण करते हैं। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारा रेखांकित है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है और इसका अस्तित्व अनंत काल से है, अर्थात चिरकाल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। अर्थात कह सकते हैं कि मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और इसका रूप विकृत ना होने दे। ठीक है, इसका रूप विकृत ना होने दे। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यानी यह जो भूमि है, कह सकते हैं कि साथ ही भूमि के प्रति प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेष्ट रहे। और ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थ में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अर्थात लेखक कहता है कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि यह पृथ्वी ही सच्चे अर्थ में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारी फिर यहाँ पर रेखांकित लाइनें शुरू होती हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं है वह निर्मूल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंधित नहीं होती, अर्थात पृथ्वी से जुड़ी हुई नहीं होती है, वह आधार विहीन होती है, अर्थात वह निर्मूल होती है। निर्मूल का अर्थ होता है जिसका कोई आधार न हो, अर्थात आधार विहीन होती है। अर्थात जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ न जुड़े वह आधार विहीन होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी
उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि वस्तुतः उसका अस्तित्व यानी उस राष्ट्रीयता का अस्तित्व अल्प समय में समाप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उसका यानी उस राष्ट्रीयता का उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यानी उस देश में राष्ट्रीयता का उतना ही भाव रूपी अंकुर पल्लवित होगा, अर्थात उतना ही राष्ट्रीयता मजबूत होती चली जाएगी। फिर आगे यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उनकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों कि उतना ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना रहती है, और राष्ट्रीयता का जो आधार होता है जितना अधिक सशक्त होगा अर्थात जितना अधिक मजबूत होगा उतनी ही राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीय भावना उतनी ही अधिक विकसित होगी। अतः प्रारंभ से अंत तक, यानी यहाँ पर देखिए दिया गया है कि अतः इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अधोपांत यानी आरंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी की भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है, तथा उसके रूप, यहाँ पर लिखा है तथा उनकी सुंदरता यानी रूप को और उपयोगिता और महिमा को पहचानना भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक धर्म है या व्यक्ति का एक परम कर्तव्य है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से जो रेखांकित लाइनें हमारी स्टार्ट होती हैं कि जो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती वह निर्मूल होती है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि जो राष्ट्रीयता रूपी पृथ्वी की जड़ें होती हैं वह जड़ें जब तक पृथ्वी के साथ मिलकर रहती हैं यानी जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंधित नहीं होती वह आधार विहीन होती है, अर्थात उसका कोई अस्तित्व इस समाज में नहीं होता है, वह अल्प समय के लिए होती है और धीरे धीरे उसकी समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, अर्थात उस देश में राष्ट्रीयता की भावना उतनी अधिक मजबूत होगी अर्थात सुदृढ़ होगी। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना और उनकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसलिए लेखक ने कहा है कि उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप के आरंभ से अंत तक की जानकारी है उसको प्राप्त करके उसकी सुंदरता, उपयोगिता और उसकी महिमा को पहचानना या महत्ता को पहचानना ही व्यक्ति का एक परम मूल कर्तव्य है। तो बच्चों ये जो हमारी कुछ पंक्तियां थी जो कह सकते हैं कि लाइनबद्ध थी, तो इनका मैंने आपको व्याख्या करना सिखाया है। अब इससे जुड़े हुए यानी इस गद्यांश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे गद्यांश के पाठ के शीर्षक का लेखक का नाम। तो अब देखिए गद्यांश के पाठ का जो शीर्षक है, शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में मैंने आपको बताया कि जो संदर्भ हमारा होता है उसमें आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में यानी जो प्रस्तुत पंक्तियां होती हैं आप किताब में आपको पढ़ाया गया है कि जो इसका संदर्भ होता है कि प्रस्तुत गद्यांश सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है और यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग से संकलित है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है क्या? संदर्भ। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या जो कि मैंने आपको बता दी है पहले से ही। पृथ्वी के प्रति हमारा धर्म और कर्तव्य क्या है? अब देखिए पृथ्वी के प्रति हमारा धर्म है कि आरंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखें तथा उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को भली भांति पहचाने। अभी मैंने लास्ट की लाइनों में आपको पढ़ाया है। और अगला हमारा प्रश्न है कि किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? किसके सम्मिलन से? तो यह पृथ्वी कह सकते हैं कि भूमि और उसके बसने वाले जन और जन की संस्कृतियों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। देखिए यहाँ पर भूमि और भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन से ही एक राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है बच्चों कि भूमि का निर्माण किसने किया है? भूमि का निर्माण किसने किया है?
तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, इसलिए भूमि का जो निर्माण है वह देवों ने किया है। भूमि का निर्माण किसने किया है? तो भूमि का निर्माण देवताओं ने किया, अर्थात देवों ने किया है। देखिए अंडरलाइन में यहाँ पर दिया गया है रेखांकित लाइन में कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। अगला प्रश्न है कि हमारी राष्ट्रीयता कैसे कब बलवती हो सकेगी? जो हमारी राष्ट्रीयता है वो कैसे और कब? तो भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति सजग हो जाने पर हमारी राष्ट्रीयता और बलवती हो जाएगी। यानी जो भूमि की का पार्थिव शरीर है, पार्थिव शरीर, इसके प्रति हम जितने अधिक जागरूक होते चले जाएंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों। और अंतिम प्रश्न है कि पृथ्वी के बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए? तो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना और उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी देखो यहाँ पर बताया कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना और उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना ही व्यक्ति का आवश्यक धर्म होता है। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण गद्यांश के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।